Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do part 3 of chapter number 2, Diversity in the Living World. This chapter is from your Curiosity Science New NCERT for class 6. So we have already done two parts of this chapter. This is part 3 and in this video, we will complete the chapter. Okay, part 3 में हम chapter को complete कर लेंगे. एक part और आएगा इस chapter का, उसमें हम इस chapter की जो भी exercise है, questions दिए हुए हैं उसको solve करेंगे. तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसकी एक समरी देख लेते हैं. द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था. चीजों को एक जैसे फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड करना, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना ग्रुपिंग कहलाता है. प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचिंग पैटर्न. प्लांट्स को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री. ये किस बेसिस पे बांटते हैं? उनकी हाइट्स के बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे और उनमें ब्रांचेस कैसे हैं, डालियां कैसे आ रही हैं, जमीन के पास आ रही हैं या जमीन से ऊपर जाकर आती हैं. फिर है प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एज डाइकोटिलिडन्स या डाइकॉट्स एंड मोनोकोटिलिडन्स या मोनोकॉट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन देयर सीड्स. बीज में जो सीड्स होते हैं वो डाइकोटिलिडन्स होते हैं या डाइकॉट, यानी दो कवर जैसे दिखेंगे जिसमें से लीव्स निकलते हैं, या फिर एक ही सिंगल होगा और उसमें से लीफ निकलता है, तो हम मोनोकॉट और डाइकॉट ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं. मोनोकॉट जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेरिएशन इन देयर लीव्स एंड पोजेस फाइब्रस रूट. सो हमने देखा था कि मोनोकॉट्स जो होंगे सीड्स, उसमें लीव्स पैरेलल वेनेशन होंगे और रूट्स फाइब्रस होगी. और डाइकॉट में हमने देखा था रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स में और रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट्स होंगी. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी बेसिस फॉर देयर ग्रुपिंग. और एनिमल्स को हमने मूवमेंट के बेसिस पर और कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, उस बेसिस पे डिवाइड किया था. नाउ वी आर डन विद द समरी. नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद पार्ट 3. हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं. नो अ साइंटिस्ट. यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़ते हैं. जानकी अमाल, इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी डेथ 1984 में हुई थी. शी वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट. वो एक इंडियन बॉटनिस्ट थी. बॉटनिस्ट मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. बॉटनी एक इस साइंस को बोलते हैं जिसमें हम प्लांट लाइफ की स्टडी करते हैं. सो शी डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी. प्लांट बायोडाइवर्सिटी मतलब कि किसी भी रीजन में प्लांट की कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप्स हैं, राइट, उसको स्टडी करना. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सभी प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में. डॉक्यूमेंट करना मतलब लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, और प्रिजर्व करना मतलब बचा कर रखना. शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में. ये क्या है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. अभी इनके बारे में जानते हैं. एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. हमारे देश में एक सरकारी संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये सारे प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और इसको प्रिजर्व करती है. प्रिजर्व करना मतलब सेव करके रखती है. जब जानकी अमाल जी इस इंस्टीट्यूट की हेड बनी थी तब उन्होंने प्रोग्राम्स चलाए थे जिसमें उन्होंने प्लांट की डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना यानी लिखना इनिशिएट किया था, मतलब शुरुआत की. नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. ये सक्सेस स्टोरी है, देखते हैं. दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. केरला के एक डिस्ट्रिक्ट पलक्कड़ की ये कहानी है, ये रियल स्टोरी है. इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectric dam across the Kuntipuza River persisted for 10 years. देखो, यहाँ जो आसपास लोग रहते थे साइलेंट वैली के आसपास, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था. डैम यानी कि बांध कुंती पूजा के ऊपर बन रहा था. अब ये जो डैम बनता तो इससे क्या होता, बिजली उत्पन्न होती, बिजली बनती. लेकिन इसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता, जंगल को काटना पड़ता, जिसकी वजह से उसमें जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, जो एनिमल्स रह रहे हैं उस जंगल में, उनको भी नुकसान होता और हरियाली भी खत्म होती, फॉरेस्ट को भी नुकसान होता. इसके लिए जो उसके आसपास भी नहीं रहते थे लोग, ऐसे लोग भी मिलजुल कर उन्होंने एक मूवमेंट या आंदोलन किया.
रेसिस्ट किया कि ये डैम नहीं बनाना चाहिए, और ये मूवमेंट 10 सालों तक चला। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज widespread awareness program, letters to editors, articles in newspapers, seminars, petitions and appeal in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. So जब ये मूवमेंट चल रहा था उस वक्त लोगों ने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम किए, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाई, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखवाए, कोर्ट में पिटीशन दी कि किसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया जाए। फाइनली ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था। सो अभी जो हमने जानकी अमाल के बारे में पढ़ा, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साइलेंट वैली मूवमेंट में। सो आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब उनके आसपास का एरिया। अब प्लांट और एनिमल्स अपने आसपास के एरिया के हिसाब से कैसे रहते हैं, कैसे खुद को ढालते हैं, ये जानेंगे। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपने पहले टेबल बनाई थी, पिछले पार्ट में हमने देखा, वहां पर हमने अलग अलग जानवर कैसे मूव करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं, वो लिखा था। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग। क्या जो इनकी मूवमेंट है, इनके आसपास कैसा सराउंडिंग है, कैसा वातावरण है, इस पे डिपेंड करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। हमने फिश का देखा था कि वो पानी में रहती है, वो अलग तरीके से मूव करती है। मेंढक यानी फ्रॉग को देखा था, वो जंप करता है, हॉप करता है ना। सो लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट एज एग्जाम्पल। हम यहाँ पर फिश और गोट का एग्जाम्पल देखते हैं। फिश लिव इन वाटर। फिश पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। आप 2.a फिगर में देख सकते हैं, यहाँ कुछ एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं जो मूवमेंट में यूज करते हैं। सो फिश जो है वो फिन्स का यूज करती है पानी में मूव करने के लिए, और इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब एक अलग तरीके से बना होना। आगे से पतला होता है, फिर बीच में चौड़ा स्पेस होता है और पीछे भी पतला होता है। सो ये बॉडी, ये जो शेप है, इनको हेल्प करती है पानी में इजिली मूव करने में। और ये जो पंख जैसे दिख रहे हैं, इनको हम फिन्स कहते हैं। नाउ गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद हेल्प ऑफ लेग्स। गोट्स जो है, बकरी, वो लैंड पे रहती है, वो पानी में नहीं रहती। ग्रासी एरिया मतलब जहां घास होती है वहां पर मूव करती है और अपने लेग्स का यूज करती है। इसका मतलब द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। सभी एनिमल्स के साइज, शेप, ये सब अलग अलग होते हैं। एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। क्या करना है यहाँ? लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमें एक टेबल क्रिएट करना है। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज रीजन्स और ऑलरेडी नो अबाउट। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। हम नेक्स्ट टेबल देखते हैं। यहाँ दिया गया है एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। इसे हमें कंप्लीट करना है कि अलग अलग सराउंडिंग, अलग अलग रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। सो पहला यहाँ सीरियल नंबर में, इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं? कैमल यानी ऊंट। फिर ऑन माउंटेन, माउंटेन पे कौन से प्लांट या एनिमल होते हैं? तो यहाँ प्लांट दिया हुआ है, देवदार ट्री। ठीक है, देवदार ट्री देखा जाता है पहाड़ी एरिया में। इन द ओशन यानी जो समुद्र होता है, सागर में क्या देखी जाती है? फिश, है ना। फिर इन द फॉरेस्ट, जंगल में लायन। एनी अदर, और कोई कैटेगरी है? तो मैंने यहाँ एक लिखा है लैंड एंड वाटर, जो दोनों जगह रह सकते हैं। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में एम्फीबियंस, तो उसका एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग। ऐसे ही अब हमें खुद करना है एनी अदर, तो मैंने यहाँ लिया है मंगूज। मंगूज जो है वो डेजर्ट में रहते हैं। फिर माउंटेन के लिए मैंने लिया है स्नो लेपर्ड। यहाँ पर स्नो लेपर्ड आप देख सकते हैं, ये माउंटेन्स रीजन में रहते हैं। फिर इन द ओशन, ओशन यानी समुद्र में एक और एग्जाम्पल देना है। फिश दिया हुआ था तो वेल लिख लिया मैंने यहाँ, ये भी फिश की कैटेगरी है, वेल। ठीक है। फिर इन द फॉरेस्ट, लायन की जगह हमने टाइगर लिख दिया। ठीक है, टाइगर भी आप जंगल में देखते हैं। फिर लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहने वाले और कोई सी जीव, तो टर्टल लिखा मैंने यहाँ। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा कैक्टस, ये डेजर्ट में मिलते हैं। फिर माउंटेन्स के लिए जूनिपर्स, इस तरीके के प्लांट होते हैं कोनिकल, तो ये माउंटेन रीजन में मिलते हैं। क्रोकोडाइल, ये ओशन में मिलते हैं। फॉरेस्ट में फॉक्स, लोमड़ी मिलती है। और भी बहुत सारे जानवर, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना। फिर सैलामेंडर्स, इस तरीके की आप छिपकली जैसा एक जीव देखेंगे जो कि पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। आपने जो भी अभी पढ़ा, टेबल क्रिएट किया, अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको डिस्कस करना है। सो यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 that plants and animals found in one kind of region are different from those found in other kind of region। हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक सराउंडिंग, एक जैसे एरिया में पाए जाने वाले जो जीव हैं,
पौधे हैं वो दूसरे एरिया में पाए जाने वाले प्लांट से एनिमल से डिफरेंट होते हैं। ड्यूरिंग डिस्कशन इन क्लासरूम, जब ये डिस्कशन क्लासरूम में चल रही है तो बच्चे आपस में क्या शेयर करते हैं वो हम रीड करेंगे। एलेक्स recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan, figure 2.9। ये फिगर आप देख रहे हैं, cactus with thick and fleshy stems in a desert। सो एलेक्स ने कहा कि उसने राजस्थान में इस तरीके के कैक्टस प्लांट्स देखे थे जो बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और इनके अंदर फ्लैशी मतलब कि बहुत ज्यादा जेली टाइप का मटेरियल होता है। नाउ Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh, figure 2.10। माया कहती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रीजन में इस तरीके के देवदार ट्री देखे थे। इनका शेप कैसा है? ट्राइंगल जैसा, कोनिकल शेप है। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches। इनके जो ब्रांचेस हैं वो स्लोपिंग है, मतलब ढलान जैसी है, दोनों तरफ से नीचे की तरफ ढल रही है ना, झुकी हुई हैं। Notice that these two types of plants found in different regions are different। ये दो तरीके के प्लांट दो रीजन में पाए जाते हैं, एक डेजर्ट में जहाँ रेत ही रेत है, पानी की कमी है, और एक माउंटेन रीजन में, है ना। These are different from each other। Why is it so? ऐसा क्यों है? Why does the biodiversity of a region vary from other? Let us find out। So ऐसा क्यों है कि कैक्टस जो है वो जूसी फ्लैशी, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर जेल है, और इधर माउंटेन में देख रहे हैं अलग तरीके के ट्री हैं। हम यहाँ प्लेन एरिया में देखते हैं तो ऐसे ट्री तो नहीं मिलते, कोनिकल ट्री, है ना। शो के लिए लगाए हैं वो अलग बात है, नेचुरल जो ट्री है वो दूसरे तरीके से होते हैं। सो ऐसे डिफरेंसेस क्यों है, इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है मरुभूमि, जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है। लिटिल वाटर अवेलेबल, बहुत कम पानी होता है। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। डेजर्ट जो होता है दिन में बहुत गर्म होता है सूरज की रोशनी की वजह से, और शाम को बहुत ठंडा होता है क्योंकि सूरज नहीं होता है। तो ये डेजर्ट का क्लाइमेट है। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night। So इसीलिए डेजर्ट में आप ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो दिन में हॉट कंडीशंस, जो हॉट टेम्परेचर है उसको भी झेल जाएं, और रात का जो कोल्ड कंडीशन है उसको भी बर्दाश्त कर लें। सो द fleshy stem of plants found in desert can store water and help them tolerate that hot condition in these places। सो आपने कैक्टस के बारे में पढ़ा, ऐसा ही एलोवेरा प्लांट होता है। सो ये देखिए इसमें कितना जेल दिख रहा है ना। सो इतना ज्यादा वाटर ये खुद में स्टोर कर लेते हैं कि दिन में जब बहुत गर्म टेम्परेचर होता है तो भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ये लिक्विड इनको जिंदा रखता है। Now, the mountains in extremely cold regions experience frequent snowfall। जो माउंटेन होते हैं एरियाज, बहुत ऊंचे होते हैं, वो कोल्ड रीजन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल मतलब बर्फ का गिरना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, सम ऑफ ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजिली। इसीलिए यहाँ जो आप पेड़ देखेंगे इस तरीके से झुके हुए हैं दोनों तरफ से, क्यों? ताकि इनके ऊपर जो बर्फ है वो अपने आप ही नीचे फिसल कर गिरती रहे। Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily। So ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं इनकी ब्रांचेस में, इससे आसानी से देवदार ट्री में बर्फ नीचे की तरफ फिसल जाती है। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition। तो अभी तक आपने ये जान लिया होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब किसी भी रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। आगे हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, फिगर 2.11। इस वाले फिगर में अ कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये गर्म जगह का जो डेजर्ट है वहां पर ये कैमल पाए जाते हैं। एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, फिगर 2.12। और ये वाली जो फिगर है इसमें ऐसा कैमल है जो लद्दाख, जो कि ठंडी जगह है, वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर पाए जाते हैं। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। What are the differences you observe between them? What advantages do these differences provide to these camels? अब है तो दोनों कैमल ही, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों में वो क्यों है, और ये डिफरेंसेस उनको कैसे मदद करती है उनके रीजन में रहने में, तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। So the camel in the hot desert has long legs with wide hooves। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide
hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. So यहाँ पर पहले हॉट डेजर्ट वाले कैमल की बात की गई है। इसके लंबे लंबे पैर होते हैं जैसा आप देख सकते हैं, और इनके हूफ्स जो होते हैं इस तरीके से बने होते हैं क्योंकि जो हॉट डेजर्ट है वहां खाली सैंड ही सैंड, बालू बहुत ज्यादा, रेत है। सो उसमें चलते वक्त इनके पैर बालू में, रेत में धंस ना जाए, अंदर दब ना जाए, इसीलिए इनके जो हूफ्स होते हैं, पैरों के नीचे नाखून के पास का जो एरिया होता है, वो इस तरीके का गद्दे जैसा बना होता है कि वो रेत पे चलते वक्त उसमें दबते नहीं हैं, बल्कि वो आसानी से चल पाते हैं। On the other hand, the height and legs of camels in a cold desert are comparatively shorter than those found in hot desert. अब hot desert वाले कैमल के कंपैरिजन में आप इधर देखिए, कोल्ड डेजर्ट वाला जो कैमल है इसके पैर छोटे छोटे हैं। These short legs allow them to walk easily in mountainous region. क्योंकि ये माउंटेन रीजन में रह रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर हैं, तो ये छोटे पैर इनको आसानी से पहाड़ों पर चलने में मदद करते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया के हिसाब से कौन सा सराउंडिंग है, कौन सा एनवायरमेंट है, उस हिसाब से चीजें बनी हुई हैं। आगे और देखते हैं। इन डेजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजली, कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। देखो, ये जो कैमल की पीठ पे ऊंचा सा हिस्सा दिख रहा है इसे हम हम्प कहते हैं। सो डेजर्ट में खाना आसानी से नहीं मिलता। डेजर्ट यानी मरुभूमि, जहां उपज, खेती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोल्ड डेजर्ट है तो वहां बर्फ ही बर्फ है, हॉट डेजर्ट है तो वहां रेत ही रेत है, पानी भी ज्यादा नहीं है। तो ये कैमल क्या करते हैं, एक बार खाना खाने के बाद उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को, फैट्स को जमा कर लेते हैं अपने हम्प में। ये जो ऊंचा ऊंचा आपको बॉडी पे दिख रहा है, इसमें ये जमा कर लेते हैं, और बहुत दिन तक इस फैट को, इस न्यूट्रिएंट को यूज करके वो सरवाइव कर पाते हैं। सो रीड करते हैं। Camels in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of। तो hot desert के कैमल की पीठ पे एक हम्प होता है जिसमें वो जो न्यूट्रिएंट्स जमा करके रखते हैं, वो जब खाने की कमी होती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड होती है, तब वो उसको यूज करके सरवाइव कर पाते हैं। वहीं कैमल इन कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। जो ठंडी जगह पर कैमल होते हैं कोल्ड डेजर्ट में, उनके दो हम्प्स होते हैं। These two humps shrink in late winters because there is no much food available in cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. So winters में, ठंड के समय में, ठंडे डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में बर्फ जमी होती है, कुछ खाने को नहीं मिलता। सो ये जो खाना इन्होंने दो हम्प्स में स्टोर किया होता है, ठंड के समय में आप देखेंगे कि इनके जो हम्प्स हैं कम हो जाती है इनकी ऊंचाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्होंने फैट स्टोर किया होता है उसको ये यूज करके सरवाइव करते हैं ठंड के समय में। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। और ये जो ठंडी जगह के कैमल है, इसमें आप एक और चीज देखेंगे कि इनके गर्दन पे और सिर पे बाल निकले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है। सो हेयर की मदद से इनको ठंड कम लगती है, इसलिए इनकी हेयर ग्रोथ है। और हॉट डेजर्ट के कैमल में आप ये नहीं देख पा रहे हैं, राइट? सो व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? और ऐसी क्या चीजें हैं जो ये कैमल्स हॉट या कोल्ड डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं? तो यहाँ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। बाकी के बच्चों ने भी बताया। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। तो काशी जो कि राजस्थान से है, वो बताती है कि कैमल जो है यूरिन कम करते हैं। ठीक है, यूरिन कम करने की वजह से उनकी बॉडी से पानी का डिस्चार्ज कम होता है। और वही जो डंग होते हैं, डंग मतलब कि जैसे गाय का गोबर होता है, वैसे ही जो वेस्ट मटेरियल कैमल एक्सक्रीट करते हैं वो बहुत ड्राई होता है। ठीक है, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत कम उनके बॉडी से जाती है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। सो पानी बहुत कम वेस्ट हो रहा है उनकी बॉडी से। क्यों? क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। सो एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर from their bodies, they can survive for many days without drinking water. So इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि पानी कम वेस्ट हो रहा है इनकी बॉडी से, ये बिना पानी पिए भी बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी माया क्या कह रही है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, रोडोडेंड्रन, इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। नीलगिरीज की जो पहाड़ियां हैं उसमें उसने रोडोडेंड्रन, ये रेड कलर के फ्लावर जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट को देखा। Here rhododendron are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain top. माउंटेन की ऊंचाई पर, टॉप पर बहुत तेज हवा चलती है, उससे बचाव के लिए ये प्लांट्स
बहुत छोटी हाइट के होते हैं. However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. लेकिन पेमा जो सिक्किम से है, यहाँ आप देखिए तो वहां के जो रोडोडेंड्रन के प्लांट्स हैं जिसमें ये फूल चमकते हुए आपको दिख रहे हैं, ये लंबे होते हैं. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions. So अलग अलग रीजन की कंडीशंस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं इवन प्लांट्स ने भी, ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सके. Sagar tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Islands with his parent for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water. So सागर बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान निकोबार गया था किसी काम से. समुद्र में उसने वेल मछली देखी, अलग अलग कलर की फिश देखी. तो उसके पापा ने बताया कि फिश की जो बॉडी होती है अलग तरीके की होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले. तो वो उनको पानी में तैरने में मदद करती है. तो ये भी क्या है, पानी के हिसाब से पानी में कैसे अच्छे से तैर सकते हैं, उन्होंने वैसी कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है. We have learned that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. इसी को हम adaptation कहते हैं, जब plants और animals किसी particular region में अपने आप को ढाल लेते हैं या वहां की चीजों को adopt कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं adaptation. Very important point. Okay, the shape of deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region. So deodar plant का जो shape है triangular shape, या फिर rhododendron की जो heights हमने देखी सिक्किम में और शोला फॉरेस्ट में, ये सब adaptation ही है जो उस region में survival के लिए जरूरी है. The place where plants and animals live is called their habitat. So habitat क्या होता है, plants और animals जिस जगह पर रहते हैं उसे हम habitat कहते हैं. For example, the habitat of sea turtle is sea or the ocean. Habitat मतलब घर. Sea turtle जो है उनका घर कहाँ है, वो समुद्र है, ओशियन है. The habitat of camel is hot or cold desert. कैमल का हैबिटेट कहाँ है, घर कहाँ है, डेजर्ट, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो. एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रन इज द माउंटेन्स. और रोडोडेंड्रन के जो फूल के प्लांट हमने देखे उनका घर कहाँ है, हैबिटेट कहाँ है, माउंटेन्स. सो हैबिटेट मतलब घर. द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. Many types of plants and animals may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. So habitat एक घर की तरह होता है. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वहां पर रह रहे होते हैं उनको हैबिटेट से फूड, वाटर, शेल्टर यानी रहने की जगह सब कुछ मिलता है. प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पर ऐसा थोड़ी है कि एक ही प्लांट होता है या एक ही एनिमल होता है. बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मिलके एक हैबिटेट को शेयर करते हैं और वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं. ओके, अब यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, सलीम अली. इनका बर्थ हुआ 1896 में और डेथ हुई 1987 ईयर में. ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स. इन्होंने पूरी इंडिया में ट्रेवल किया बर्ड्स की डाइवर्सिटी को जानने के लिए, विविधता जानने के लिए. ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स. उन्होंने बर्ड्स की जो ट्रैवल रूट है, चिड़िया कहाँ से कहाँ तक उड़कर जाती हैं, और उनके हैबिटेट की, उनके घर की, बर्ड्स कौन कहाँ कैसे रहती है, उनके हैबिटेट्स की लिस्ट भी प्रिपेयर की. ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विच हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर टू कंजर्व दीज रीजन्स. उन्होंने ऐसे रीजन्स, ऐसे एरिया पता किए जहां पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी हाई है. डाइवर्सिटी मतलब विविधता बहुत ज्यादा है, और ऐसी जगह को उन्होंने प्रोटेक्ट करने का भी, कंजर्व यानी सेव करने का भी काम किया. सो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में. नेशनल पार्क एक पार्क है या ऐसा जंगल का एरिया है जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर देती है कि इसके अंदर कोई भी जाएगा नहीं और यहाँ जो जीव जंतु है इनको प्रोटेक्शन मिलेगा. सो केवलादेव नेशनल पार्क एक जगह है भरतपुर में, राजस्थान में पड़ती है ये. एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका. कर्नाटका के मांड्या में एक ये बर्ड सेंचुरी है. बर्ड सेंचुरी मतलब बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए कोई एक जगह है जिसका नाम है रंगनाथिट्टू. सो ये जगह जो है आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड. ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो इन्होंने, सलीम अली ने प्रिजर्व किए, बचा कर रखे. ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में
में जो भी इंपॉर्टेंट बर्ड्स पाई जाती हैं उसके ऊपर इन्होंने 10 किताबें लिखी हैं। ही इज रेफर्ड एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976 ईयर। सो 1976 में इन्हें गवर्नमेंट का एक पुरस्कार, एक अवार्ड मिला जिसका नाम है पद्म विभूषण। ओके, अब आगे देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर। घर के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं एनिमल को और प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज लिव इन वाटर। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे बांट दें, जो एनिमल और प्लांट वाटर में पाए जाते हैं और जो एनिमल और प्लांट लैंड पे पाए जाते हैं ना। सो चलिए देखते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड से रिलेटेड। सम एग्जांपल्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। इन जगहों पर जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। फिर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। सम एग्जांपल्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। तालाब, नदी या समुद्र, सागर, इन जगहों पर जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। सो उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग। व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज। व्हाट वुड हैपन इफ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या होगा अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो, मतलब रहने की जगह ही खत्म हो जाए, गोट को खाने के लिए ग्रास ना मिले, फिश को सरवाइव करने के लिए पानी ना मिले, तो क्या होगा। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, insects or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. These changes often happens when habitats are damaged. So आप अपने बड़ों से जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे जीव या जंतु के बारे में बताएंगे जो जब वो छोटे थे तो बहुत आसानी से दिखते थे, लेकिन आज के समय में बहुत कम दिखते हैं। The damage to habitat of plants and animals results in loss of their homes, food and other resources. So damage होने की वजह से plants और animals को उनका घर छिन जाता है, उनको खाना नहीं मिलता है। This led to the loss of biodiversity. और इसके कारण biodiversity का loss होता है। Now आगे fact दिया है, do you know the population of Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities. ये नीचे बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आप ये देख पा रहे हैं, इनके हैबिटेट को ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। फिर भारत की सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, शुरुआत की 1973 में। फिर द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2022 में टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। चीता की पॉपुलेशन को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। Similarly, habitats of great Indian bustard have been declared as protected areas in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन 3 स्टेट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, तो जहां जहां ये पाए जाते हैं उस जगह को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नाउ आगे है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे हम सेक्रेड ग्रुप्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। देयर साइजेस may vary from quite small to very large. Sacred groves are found all over India. They are home to different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. सेक्रेड ग्रुप्स एक फॉरेस्ट का ही एरिया होते हैं जो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे जिनसे दवाइयां बनती है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो सेक्रेड ग्रुप जो लोकल कम्युनिटी, वहाँ के लोग हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है और कोई भी उसके अंदर आके वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान ना
पहुंचाए, एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाए, इसका ध्यान वो कम्युनिटी रखती है। तो इस तरीके से सेक्रेड ग्रुप एक ट्रेजर है, यानी खजाना है किस चीज का, बायोडाइवर्सिटी का, जो भी वहाँ एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। आप अपने रीजन में भी सेक्रेड ग्रुप्स का पता लगा सकते हैं। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। सो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ताकि हमारे प्लैनेट अर्थ पे एनिमल्स और प्लांट्स यानी बायोडाइवर्सिटी अच्छे से थ्राइव कर पाए, मतलब सर्वाइव कर। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी आर डन विद एंटायर चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब सिर्फ एक पार्ट आएगा जिसमें हम इसकी पूरी समरी देख लेंगे एक बार, और कीवर्ड्स और एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आई होप you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.